तो मैं उन सब बातों में जाना नहीं चाहता। जो कहता है या जो कह रहा है या जो सोच रहा है या जो अपनी किसी बात को दबाने के लिए प्रचारित कर रहा है, बिल्कुल जो कहता है वो फर्जी बात है। और वीरेंद्र जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम उनको वरिष्ठ नेता मानते हैं तो मानते हैं। मैंने एक भी दिन विद्रोह नहीं किया, मुझे कुछ नहीं कहना, समनत को ना दोष गुसाई। नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। इस समय हम बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग साहब से। मथुरा में पहले चरण में ही 10 फरवरी को मतदान हो चुका है और अब सभी जने परिणाम के इंतजार में हैं। 10 मार्च को ईवीएम खुलेंगी और तब पता चलेगा कि मतदाता किसके भाग्य का क्या फैसला करता है। मथुरा की 5 विधानसभाओं में आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे तो लगता है कि 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। सिर्फ लगने भर से मिल जाएंगी या इसके पीछे कोई आधार भी है? नहीं, केवल लगने भर से थोड़ी कुछ लगता है, आधार है। क्योंकि जो सकारात्मक माहौल सारे प्रदेश में और जनपद में है, उसको देखो, जो भला आदमी होता है, जो समर्पित व्यक्ति होता है, मैं नागरिक की बात कर रहा हूँ, जनमानस की बात कर रहा हूँ, वो बोलता नहीं है, वो अपने घर के अंदर रहता है। और जो गुंडे, बदमाश, असामाजिक तत्व ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ छिड़ जाता है, वो सड़क पर आकर दंगा करते हैं, वो सड़क पर आकर हल्ला मचाते हैं। तो ये सब जो शोर दिखाई दे रहा है वो सब ऐसे लोगों का है जो जनता से नकारे गए लोग हैं और जो अपनी जमीन तलाशने में लगे। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि शोर दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाजपा के अगेंस्ट या विपक्ष की मजबूती के संबंध में आपको शोर दिखाई दे रहा है? उस चुनौती के रूप में ही हम पार्टी ने उस चुनौती को स्वीकार किया, हमारे नेताओं ने स्वीकार किया। इसीलिए तो ग्रास रूट लेवल पे हम अपने संगठन को लेके गए हैं। मजबूत संगठन ग्रास रूट लेवल पे खड़ा किया है और संगठन के व्यक्तियों के आधार पर नहीं, संगठन के आधार पर हम पार्टी की जय विजय की बात कर रहे हैं। बलदेव में भी बलदेव पूरन प्रकाश चुनाव जीतेंगे। आप कभी कभी तो बड़े रिदम में बोल जाते हैं, कभी कभी उसमें कहीं लगता है कि मैं बोल तो रहा हूं, मेरा दिल नहीं बोल रहा है। नहीं, तो फिर अब तो आपने, मतलब वो मैंने कहा ना, मैं भाजपा के नेता से बात कर रहा हूं, व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदर अध्यक्ष से बात कर रहा हूं, तो आप तो हर जगह अपना ही भाजपा का ही झंडा लहराएंगे। भाजपा के नेता से तो आप बात कर रहे हो, परंतु साथ में एक सही इमेज के सच्चे व्यक्ति से भी बात कर रहे हो। चलिए, अब मथुरा वृंदावन पे आ जाइए, जल्दी से बताइए। अच्छा, पहले तो ये बताइए, हाँ बताइए, मथुरा वृंदावन का परिणाम क्या देखते हैं? वो भी औपचारिक फिर बोल दीजिए, भविष्यवाणी में। औपचारिक नहीं है, यथार्थ है। बीजेपी के कैंडिडेट श्रीकांत शर्मा जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। आंकड़ा क्या समझते हैं आप? 2,62,608 वोट पड़ा है। हम आंकड़ेबाजी में विश्वास नहीं करते, हम तो काम में विश्वास करते हैं। कर्म किया है और 1 लाख से अधिक वोटों से पिछली बार उन्हें जनता ने जिताया था। वो मेरा विषय नहीं है, कौन कितने से जीतेगा। मैं इन बातों का, मैं कोई ना जोशी हूँ ना सट्टेबाज हूँ। इसकी वजह मैं बता देता हूँ, मेरा ये सवाल क्यों था। लोगों ने अभी जिस तरीके से बूथ वाइज लोग रीडिंग करते हैं, हालांकि मैंने कहा कि 10 मार्च का इंतजार करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग रीडिंग कर लेते हैं, उनके पास अनुभव है, आपके पास भी इसका अनुभव है। लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में वैश्य मतदाताओं ने बहुत कम वोट किया है, उतनी उत्साहित नजर नहीं आया वैश्य। तो ये कहा जा रहा है कि वैश्य हमेशा से परंपरागत भाजपा का वोटर रहा, तो ये भाजपा के लिए एक सेटबैक है, नुकसान है। वैश्य और व्यापारी इस बार काफी उत्साहित है। फिर भी आंकड़ा कम रह जाता है। मथुरा में ही नहीं, पूरे प्रदेश फिर भी मथुरा में आंकड़ा कम रह जाता है। अगर आपकी इस बात को विश्वास कहूं तो इसका मतलब प्रदेश भर में कम हो रहा होगा। ऐसा है, बूथ वाइज आंकलन मैंने तो, चूंकि मैं लगातार दौड़ता रहा तो इसलिए नहीं किया है। आपके पास तो साहब बहुत बड़े बड़े तंत्र हैं, न जाने कहां से आपके पास आंकड़े आ गए होंगे। तो कोई मतलब वैश्य ने तो आगे बढ़ के वोटिंग की है। अरे आपका संभवतः, मैं पहली बार तो आपने आकलन नहीं किया, आपके पास आकलन के लिए न जाने कितने तंत्र हैं, दर्जनों तंत्र हैं, और वो आकलन आ गया होगा, और उस आकलन के आधार पर जो हम पर भी आया है उसके हिसाब से वैश्यों का मतदान प्रतिशत कम रहा है। अब इसमें 2 सवाल आपकी तरफ आ जाते हैं। व्यापारी कल्याण बोर्ड के आप चेयरमैन होने के साथ साथ वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, पहले यहां पर आप विधायक रहे हैं, यहां पे मंत्री रहे हैं, मत्स्य निगम के चेयरमैन रहे हैं, तमाम आपके अखिल भारतीय स्तर तक के तमाम व्यापारिक संगठनों में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी आप वैश्यों का वोट नहीं दिलवा पाए। जो कहता है या जो कह रहा है या जो सोच रहा है या जो अपनी किसी बात को दबाने के लिए प्रचारित कर रहा है, वो सर्वथा ये तो एक सामान्य नियम है। आपके ये जो जवाब आ रहा है, इसके लिए एक सवाल और रखा हुआ है, मैं आप तक पहुंचाऊंगा, जवाब देना ना देना आपकी इच्छा होगी। ये मेरा सवाल था साहब, आप
आपका फेस आइडेंटिफाइड है, आप एक वैश्य लीडरशिप भी माने जाते हैं। आप स्वाभाविक रूप से आपका राजनीतिक अनुभव इतना लंबा हो गया है कि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन आप एक वैश्य फेस भी हैं। आपकी बातों को लोग गंभीरता से, संजीदगी से लेते हैं, फिर वो प्रतिशत कम होता है तो ये सवाल उठता है। वैश्य का प्रतिशत कम नहीं हुआ, वैश्य का प्रतिशत बढ़ा है, व्यापारी का प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि वो सुरक्षा चाहता है, वो बिजली की व्यवस्था चाहता है, लेकिन फिर भी वोट कम डालने जाता है। बिल्कुल, जो कहता है वो फर्जी बात है और अपनी भावनाओं को, या मतलब 10 तारीख को अगर जब 10 तारीख को वोट खुलेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ वैश्यों ने कैसा मतदान किया। नहीं, 10 तारीख को क्या स्पष्ट होगा, पहले से स्पष्ट है। वोटिंग के जो हमारा क्षेत्र है, जो पोलिंग स्टेशन है, जो पोलिंग बूथ है, वहां के आंकड़े बताएंगे ना कि वो वोटिंग कहां पर ज्यादा हुआ है। उसी के आधार पर तो ये सवाल था। उन्हीं के आधार पर फर्जी बात है। अच्छा, उसके आधार पर फर्जी बात है। ठीक है, अब एक बात, 2 सिर्फ छोटे से सवाल रह गए हैं। पहला सवाल तो यह है कि पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल हमारे साथ एक इंटरव्यू में, सहज तौर पर चलते हुए इंटरव्यू में अचानक आक्रोशित हुए। ऐसा लगा कि उनके मन में कहीं कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा अटल जी आडवाणी जी वाली नहीं रह गई। उन्होंने कहा कि अब तो भाजपा में जो विरोध करता है, विद्रोह करता है, गलत करता है, वो पुरस्कृत हो जाता है, वो निगमों का चेयरमैन बन जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि देवेंद्र जी ने ऐसा नहीं किया, तेजवीर जी ने ऐसा नहीं किया। जब तक मैं आपका नाम लेता तब तक उन्होंने आपका नाम ले दिया। उन्होंने कहा कि आपने विद्रोह किया, आप पार्टी के अगेंस्ट गए, चुनाव लड़े और आज निगम के चेयरमैन है। मैं, वो बड़े हैं, उनकी बात पर, और हमारे वरिष्ठ नेता है, उनकी बात पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। परंतु अटल जी आडवाणी जी से के समय में भी भाजपा बहुत अच्छी थी और आज भी भाजपा बहुत अच्छी है। आज व्यक्तिवाद से आगे बढ़कर संगठन स्तर पर काम हो रहा है और उसके नाते सारे निर्णय होते हैं। और जितने भी आज मानो संगठन में या सरकार में या किसी और में कोई भी मनोनयन या चयन हुए तो पार्टी का व्यक्ति ही चयनित हुआ है। अब वो हो सकता है कि कोई 18 वाला 20 हो जाए, ये तो हो सकता है, परंतु कहीं कूड़ेदान में से किसी व्यक्ति को निकालकर या किसी नेता की जेब में से निकालकर किसी व्यक्ति को बना दिया गया हो, ऐसा नहीं है। इसलिए अटल जी आडवाणी जी वाली भाजपा से मैं तो समझता हूं कि अच्छी भाजपा है। स्वाभाविक रूप से वो भी अच्छी रही होगी आप कहते हैं, लेकिन जब सत्ता प्रदर्शन के तौर पर सत्ता मिलती हो प्रदेश में या केंद्र में, तो प्रदर्शन के आधार पर तो ये पहले से अच्छी नजर आती है। लेकिन अभी आपने कहा कि जिन लोगों को दिया गया किसी भी तरीके का चयन करके, तो वो पार्टी के लोग ही थे, बाहर के नहीं थे। वहीं पर तो वो कहते हैं कि आज आप फिर से काफी लंबे समय से भाजपाई हैं, लेकिन सिर्फ एक समय की नाराजगी कि मुझे आपने टिकट नहीं दी, मैं चला जाऊंगा और चुनाव लड़ लूंगा, विद्रोह करूंगा, और उस विद्रोह को इस समय भूला जाता है। और वहीं पर वो ये कहते हैं कि इसी कतार में तो और भी लोग होंगे बिना विद्रोह किए हुए भी। ऐसा है कि मैंने एक भी दिन विद्रोह नहीं किया। परिस्थितियां क्या थी वो सबको पता है और उनको सबसे ज्यादा पता है। और उन्हीं का स्टेटमेंट आज भी रखा हुआ है जो उन्होंने कहा कि रविकांत चुनाव लड़ेंगे तभी रामस्वरूप शर्मा चुनाव जीतेंगे। तो मैं उन सब बातों में जाना नहीं चाहता, परंतु कुछ लोग राजनीति में पर्दे के बाहर काम करते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं। मतलब क्या आप ये मानते हैं सर कि उस समय के हालात में आपने भाजपा के हित के लिए अपनी कुर्बानी दी थी? और क्या, अपना लोगों ने कहा और सैकड़ों लोग कहते हैं और अभी भी कहते हैं कि मतलब आप ये मानते हैं कि उस समय पर जब विजय सेठ कांग्रेस प्रत्याशी थे, विजय सेठ जी, और इधर थे पंडित रामस्वरूप शर्मा, तो ऐसे में वैश्य वोट पोलराइज होकर के विजय सेठ जी की तरफ जा सकता था। तब रविकांत जी ने निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय लड़ता हूं जिससे कि भाजपा कैंडिडेट को लाभ मिल जाए। वो उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप क्या हुआ, अब मैं बहुत सी बातें कह नहीं सकता। वो मेरा निर्णय नहीं था, वो कार्यकर्ताओं का भी निर्णय था और उच्च नेतृत्व का भी निर्णय था। परंतु वो सब बातें, उसके बाद तो 500 आए और 500 चले गए। उसके बाद गंगा में पानी बहुत बह गया। 500 आए और 500 चले गए। एक लोगों ने कहा कि पाताल खोल के भाजपा को गाड़ देंगे, वो शिखर पर बैठे, तब किसी की बोलती नहीं निकली। अच्छा, इसके साथ साथ इसको भी ऐड ऑन कर दीजिए। वीरेंद्र जी एक तरफ आपकी तरफ सवाल खड़े करते हैं और वहीं दूसरी तरफ वो बहुत दमदारी से कहते हैं, ठोक के कहते हैं कि हाँ मैं मार्च विधानसभा में गया। मैं आपसे सबसे पहले जो डिस्कशन हुआ था जहां पर आप राजेश चौधरी जी की जीत की संभावना देख रहे थे, सर उनकी जीत की संभावनाएं आप कैसे देख पा रहे हैं जब वीरेंद्र जी पूर्व पालिका अध्यक्ष, भाजपा का फेस, लोग उनको जानते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं,
वो जाके कहते हैं कि मैंने बसपा प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा के पक्ष में प्रचार किया। वो कहते हैं मैंने उनके समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित किया। और वो ये कहते हैं, दावा करते हैं, लगातार रिपीटेडली दावा करते हैं कि वहां से तो बसपा प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा जीत रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना, समर्थ को ना दोष गुसाई। वीरेंद्र जी समर्थ है। मैंने तो कहा वरिष्ठ हैं, बड़े हैं तो समर्थ है, समर्थ होंगे ही और होने भी चाहिए। अच्छा, क्या मैं उनके साथ हूं। पार्टी में रहते हुए क्या ये आपको उचित लगता है कि व्यक्तिगत संबंध सभी के साथ होते हैं? बहुत सारे विपक्ष में भी अपने ही लोग होते हैं, इवन एक ही घर के नातेदार रिश्तेदार भी कभी इस पार्टी में या उस पार्टी में होते हैं। तो क्या इस आधार पर पार्टी का एक वरिष्ठ पदाधिकारी जाके प्रचार कर सकता है? अब मैंने कहा ना, समर्थ को ना दोष गुसाई। ये तो निर्णय व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है और स्वयं सोचना पड़ता है, और अपना आंकलन भी व्यक्ति स्वयं ही करता है कि मैं क्या हूं और क्या मुझे बनना है। यही उन्होंने किया है। नहीं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, मैं तो एक जनरल बात कह रहा हूं। उन्हीं के श्री श्याम सुंदर शर्मा जी के भाई श्री कृष्ण कुमार मुन्ना भैया बीजेपी में थे। एक चुनाव उन्होंने उनके चुनाव लड़ने के समय बीजेपी में रहकर भी उन्होंने काम किया, परंतु अब उनकी आत्मा बोली कि वही मुझे भाई के साथ रहना चाहिए और बीजेपी में मेरा कुछ सही नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने खुल के काम किया ना, इस्तीफा दिया। वही कह रहा हूँ कि बीजेपी से इस्तीफा दिया और खुल के अपने भाई का काम किया। तो ये तो निर्णय व्यक्ति को ही करने पड़ते हैं ना। वीरेंद्र जी तो कहते हैं कि मैंने तो जो किया तो मैंने तो सोच समझ के किया, मेरी आस्था भाजपा के साथ है, शेष अन्य जगह जहां भाजपा के लिए काम कर सकता था वहां किया, व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर मैंने श्याम जी का मार्ग पे काम किया। पार्टी अगर कोई निर्णय लेना चाहे तो ले ले, मैं तैयार हूं। तो कहते हैं ये तो पार्टी की बात पार्टी वाले जाने, हम तो कर्मशील व्यक्ति है, कर्म के आधार पर काम करते हैं, वो कर्म के आधार पर काम कर रहे हैं। हमें कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, कौन क्या कर रहा है, इससे मतलब पार्टी को है, पार्टी इस पे विचार करती होगी। हम अपने कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी वीरेंद्र जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और हम उनको वरिष्ठ नेता मानते हैं तो मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये राजनीति है, इसे समझना बहुत आसान नहीं है। बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आप कह गए हैं कि वीरेंद्र जी हमारे भाई हैं, बड़े हैं, तो हम उन्हें मानते हैं तो मानते हैं। हमने उनको अग्रवाल सभा का अध्यक्ष बनाया जी, बहुत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, सारी बातें हम समझ में आती हैं। तो ये रहे हमारे साथ उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग साहब। हमने उनसे पूछा कि वैश्यों का मतदान प्रतिशत कम बताया जा रहा है, और तब जबकि आप खुद में एक बड़े वैश्य नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, तो ये वोटिंग परसेंटेज कम रहने की क्या कुछ वजह आपको समझ में आती है? तो उनका ये कहना है कि जब ईवीएम खुलेगी तब पता चलेगा कि वास्तव में वैश्यों ने या व्यापारियों ने कितना वोट डाला है। इसके साथ साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने अपनी तरफ से कहने से तो कुछ भी इनकार कर दिया, लेकिन जब प्रतिक्रिया दी तो धीरे से कहीं ना कहीं अपने मन की बात भी वो कह गए। ये थी हमारी बातचीत। हमें इजाज़त दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी खबरों को देखने के लिए ब्रज ई अखबार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे मेरे साथी कैमरामैन सुनील शुक्ला के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।